हेलो फ्रेंड्स, टुगेदर वी कैन सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम लोग अगेन मैकमिलन बुक के जो टेल क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको थॉरली देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। सो अभी हम लोग रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए जो है रिटेल बैंकिंग, उसके सारे ही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो फिलहाल मॉड्यूल ए की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 यूनिट्स हैं आपके पास। इन 4 यूनिट्स में जो भी टेल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होता है। और अगर मैकमिलन बुक के टेल में दिए हैं देन देयर इज सम सिग्निफिकेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपने पैकेज, हमारी जो ऑफरिंग्स है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो कंप्लीट पैकेज है INIFS का, वो 508 में मिल जाएगा। ये आपके पास 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स 3 वैलिडिटीज में अवेलेबल है। आपको PPB का जो है वो अगेन 608 में मिल जाएगा। ये भी ऑल द 3 वैलिडिटीज में अवेलेबल है। रिटेल बैंकिंग का 508 में 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, ऑल द 3 वैलिडिटीज आर अवेलेबल। क्योंकि अभी एग्जाम में 6 मंथ है, देयर मे बी अ चांस कि आप लोगों के लिए मोस्ट प्रेफर्ड जो हो वो 6 मंथ्स वाला हो, तो हम लोगों ने उस हिसाब से कस्टमाइज कर दिया है। आप उनको रीच कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। सो अभी हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग द रिस्क is less as the client base is large. Option B, the income is relatively more as the spread is more. Stable model with less volatility. And all of the above. So the right answer is going to be all of the above. So जितने भी given features हैं ऊपर की तरफ, वो सारे ही जो हैं वो one of the advantages हैं retail banking के। Second question is, which one of the following is not an advantage of retail banking? So हम लोग बात करने वाले हैं not। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप यूजुअली 2 बार पढ़ें। उससे क्या होता है कि ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको साफ साफ दिख जाए। अदरवाइज क्या होता है, हड़बड़ी में आप कुछ जो विजिबल आंसर है उसको छोड़ के आप रॉन्ग आंसर, मतलब जो इनवर्ट आंसर है उसकी तरफ चले जाते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, high customer loyalty, less volatility in business, high default rate. So the right answer is so the right answer is high default rate. But ये जो है ये one of the advantage नहीं है। Default होना जो है वो advantage नहीं है। This is one of the parameter, but this is not that. Which one of the following is not the part of retail banking? Retail banking का part नहीं है क्या? Internet banking, mobile banking, providing term loan for projects, credit card facility. So the right answer is going to be providing term loan for projects. आपको पता है प्रोजेक्ट्स के लिए MSME लोन अवेलेबल है, C&I लोन अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज वो सारी जो कैटेगरीज हैं वहां लोन्स मिलते हैं। After outbreak of COVID-19, the future of retail banking will depend mainly on branch banking, ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो डिजिटल बैंकिंग है वो क्या है, वो कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग है ना, डिजिटल बैंक। तो कोविड-19 के टाइम पे हमको क्या था कि वहां पे जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग कॉन्टेक्टलेस रह सके वही एडवांटेज था। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डिजिटल बैंकिंग। फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन इन द रिटेल लोन सेगमेंट is more than 50%, 60%, 75%, 45%. So the right answer is going to be 50%. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये डाटा जो है ये एज पर मैकमिलन बुक का डाटा है, और अभी हम लोग जो है इसमें मैकमिलन बुक के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि अगर कोई गाइडलाइन आ रहा होता तो वो IIBF की साइट पर डिस्प्ले होता, लेकिन ऐसा कोई भी गाइडलाइन जो है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। So the business model followed by banks for retail banking are strategic business unit approach, departmental approach, integrated approach, any one of the above. So the right answer is going to be any one of the above. लेकिन हम लोग सारे ही approaches पे एक बार in detail देखते हैं। Strategic approach का मतलब क्या होता है? In this approach, retail banking is treated as a separate business unit within the bank, and this business unit has its own dedicated management team, resources and strategy.
This approach allows bank to focus on specific need of retail customer and develop products and services to meet those needs. वहीं हम लोग अगर डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करें तो in this approach the retail banking is treated as a department within the bank. This department is typically responsible for managing the customer relationship and providing retail banking services. वहीं हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो इसमें क्या दिस अप्रोच इज रिटेल बैंक इंटीग्रेटेड with other business units within the bank, so such as corporate banking, investment banking. So this approach allows the bankers to offer a wide range of products and services to retail customers, like cross selling services across the business unit. तो ये आप समझ गए होंगे तीनों ही अप्रोच फ्रेंड्स. सो एनी वन ऑफ द अबव अप्रोच इज एक्सेप्टेबल इन बैंकिंग मॉडल. अभी हम लोग देख रहे हैं कि foreign banks which entered in retail banking activities not able to achieve the business activities, तो ये क्या करेंगे? They'll continue with their business in spite of not being profitable, move out of the business, change their focus with some other strategic changes, none of the above. So the right answer is going to be move out of the business. And friends, इसके जो एग्जाम्पल है इन हिस्ट्री ऑल्सो ऐसा कई बार हुआ है. जैसे सिटी बैंक जो है उसने अपने रिटेल बैंकिंग बिजनेस को एक्सिस बैंक को 2023 में, मतलब लेटेस्ट जो है वो यही अपडेट है कि सिटी बैंक ने अपने रिटेल बिजनेस को हैंडओवर कर दिया है एक्सिस बैंक को. HSBC जो है उन्होंने अपने रिटेल को स्केल डाउन किया है कब 2016 में. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो है वो अपने बिजनेस को अलग अलग बैंक्स को सरेंडर किया है. तो फ्रेंड्स ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है कि जो अभी तक ऑलरेडी अपने बिजनेस को सरेंडर कर चुके हैं. द सस्टेनेबिलिटी of a business model and approaches of a bank depends on corporate strategy only, business objectives only, business mix only, and all of the above. So the right answer is going to be all of the above. अभी हम इनको इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ये है क्या. देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है कि बैंक्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी शुड डिफाइन इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इट इज प्लान टू अचीव दैट. ये है. वहीं क्या है कि द बिजनेस मॉडल शुड बी अलाइन विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. अभी बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन व्हाट इट वांट्स टू अचीव इन रिटेल बैंकिंग मार्केट. सो द बिजनेस मॉडल शुड बी डिजाइन्ड टू हेल्प द बैंक्स अचीव इट्स बिजनेस. वहीं हम लोग बिजनेस मिक्स की बात करें तो बैंक्स बिजनेस मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इज ऑफर्ड. The business model should be designed to support the bank's business mix. तो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो तीन डिटेल्स हैं वो आप देख चुके हैं. इन फ्यूचर कुछ और क्वेश्चन ट्विस्ट होता है तो आप इस फंडामेंटल के बेसिस पे राइट आंसर को पिक कर पाएंगे. तो द बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. इन दिस कॉन्टेक्स्ट which one of the following aspect is incorrect? So product, capacity, delivery channel and technology. So the right answer is going to be capacity. So अभी हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं. Wait, capacity is not an aspect that is typically considered when drawing up a business model for retail banking. Capacity refers to bank's ability to produce and deliver the products and services. It is important consideration of a bank but not typically included in बिजनेस मॉडल. वहीं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स फॉलोड बाय बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, prominently vertically organized model and prominently horizontally organized model. So the right answer is going to be all of the above. कि ये सारे ही मॉडल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं रिटेल में. अभी हम लोग देखते हैं कि ये मॉडल्स हैं क्या. सो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है? इन दिस मॉडल बैंक्स रिटेल बैंकिंग बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट्स. इसमें जो प्रोडक्ट्स है उसके बेसिस पे सारे बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया. दिस मीन्स कि देयर आर डिफरेंट टीम्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट सच एज चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स. इसके लिए क्या है कि सेपरेट टीम है फॉर सेपरेट प्रोडक्ट. वहीं जब हम लोग वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की बात करते हैं
इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल बैंक रिटेल बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कस्टमर सेगमेंट। अभी कस्टमर सेगमेंट कैसे होगा कि कस्टमर सेगमेंट को हम डिफरेंट टीम्स को दे देंगे। उसमें एक क्या होगा, इंडिविजुअल कस्टमर, दूसरा फैमिली, तीसरा बिजनेस की, मतलब ऐसे कस्टमर बेसिस पे हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। अभी प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तो इसमें अगेन क्या होने वाला है, इन दिस मॉडल बैंक्स रिटेल बैंकिंग बिजनेस इज predominantly organized by customers segment, but there may be also some product based team as well, कि मतलब ये अगेन एक कॉम्बिनेशन की तरह होगा। वहीं हम लोग बात करें कि prominently horizontally organized model, in this model banks retail business is predominantly organized by product, कि मतलब क्या है कि जो predominantly जो है वो प्रोडक्ट से होगा, but there may be some customers based team also। सो प्रोडोमिनेंटली का मतलब क्या होता है कि प्रोडोमिनेंटली मतलब कि जो डोमिनेंस होगा वो उस हॉरिजॉन्टल में प्रोडक्ट का होगा और वर्टिकल में कस्टमर सेगमेंट का होगा। लेकिन बाकी के जो हैं कि अगर हम लोग जहां अगर वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ प्रोडोमिनेंटली अगर कस्टमर सेगमेंट है तो इनका जो ऑल्टरनेट है प्रोडक्ट बेस्ड वो आ जाएगा। प्रोडोमिनेंटली अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि प्रोडक्ट यहां आ जाता है और जो कस्टमर सेगमेंट है वो नॉन प्रोडोमिनेंट रेंज में आ जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज अटेम्प्टेड बाय बैंक। So the options are standalone pricing for different products and services, special quoted quotes for high value deposits, bundled pricing, or holistic pricing based on the total relationship. So the options are only one and two, only two and three, one, two, three, all. So the right answer is going to be all. So all the options what is given there is the right answer. Which one of the following is not included? So friends, I would request कि आपको always इसका ध्यान रखें, not included under retail banking. So online banking, medium banking, net worth banking, corporate entities. तो friends यहाँ पे again आपको ये काफी clear indication मिल रहा है कि जो corporate entities है उनके लोन के लिए हमने पहले ही देखा है कि MSME हो या फिर CNI हो, इनको उधर की तरफ जाना है, इनको रिटेल से लोन नहीं मिलेगा। Which one of the following form is the backbone of retail banking income? So liability products, assets products, treasury products, A and B. So for us it is assets products only. Assets products मतलब क्या हो जाएंगे यहाँ पे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। तो ये जो लोन्स हैं ये सारे लोन्स जो हैं वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। इवन फ्रेंड्स की अगर सिर्फ बैंकिंग इनकम की बात हो, यहाँ रिटेल बैंकिंग इनकम नहीं, ओनली इनकम, तो वहां क्या होता है कि जो लाइबिलिटी प्रोडक्ट है वो भी आपको इनकम देते हैं। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स कैसे इनकम देते हैं कि कस्टमर जो है वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है, कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट किए, आप उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो 3%, लेकिन इन्हीं पैसे को आप जब लोन लेंड कर रहे हो तो आप उनसे चार्ज कर रहे हो 9%। तो ये जो डिफरेंस है, सो इट इज ऑल्सो वन बैंकिंग इनकम। बट जहां बात आती है रिटेल बैंकिंग की, तो रिटेल बैंकिंग में यहाँ जो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं यही यहाँ पे मेंशन होते हैं। अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स? रिटेल लाइबिलिटी, रिटेल एसेट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ऑब्वियस आंसर है आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी third party products. Out of the following, which is the definition of profitability? So profitability is measure of an organization's profit relative to its expenses. It is compared how much profit a company makes compared to its overall revenue and cost. Profitability is the measurement of efficiency and ultimately its success or failure and all of the above. So the right answer is going to be all of the above. So all the above statements are correct, all are defining profitability. So which of the following is not measure of profit?
तो ग्रॉस प्रॉफिट, operating profit, netted profit, and net profit. So the netted profit is not the measure of profit. So which of the following statement is incorrect? So the profit is an absolute amount where profitability is a relative one. Second option is profitability is an absolute amount whereas the profit is the relative one. And friends, यहाँ देखिए आप बात हो रही है इनकरेक्ट वन की, ये जो इनकरेक्ट है हमने उसको देखना है. ऑप्शन सी इज प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी इन the relation to size of the business, whereas the profit is an absolute number determined by the amount of income and revenue of the beyond core. Although the company can realize a profit, this does not necessarily means that the company is profitable. So all the statements are correct. एक स्टेटमेंट जो है वो ऑड वन आउट है, हम लोगों को देखना है विच वन इज द. सो द प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर एज द प्रॉफिट इज द रिलेटिव वन. तो ये जो है ये क्या है, गलत है. अभी हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. तो आप देखिए कि यहाँ क्या है कि जो प्रॉफिट है वो एक एब्सोल्यूट अमाउंट है वेयर एज द प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव मेजर. और यहीं पे क्या है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, सब्सट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू. और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या है, कंपेयरिंग द प्रॉफिट टू द रेवेन्यू और एसेट. तो इससे आपको एक सिंपल सा वो समझ आ गया होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक कंपैरिजन है, जस्ट अ कंपैरिजन. वहीं जो प्रॉफिट है वो क्या है, एक एब्सोल्यूट नंबर है. तो इस हिसाब से क्या हुआ कि देखिए ये ऊपर का जो स्टेटमेंट था दैट वाज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग उसी स्टेटमेंट को सेकंड वाले में रिवर्ट कर रहे थे जो कि गलत था. अभी देखते हैं कि इंक्रीज्ड स्टाफ प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू increase the branch profitability, out of which one of the following is not true. Again not true की बात. Reducing process cost, clearly defined expectation in scorecards, improved motivation and reward system, technology alone is sufficient to increase staff productivity. So the wrong answer means out of all these, this option will not help to increase the branch profitability. तो आपने हमेशा क्वेश्चन को ना बिल्कुल 2 बारी पढ़ना है और आपने देखना है कि ये जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड फ्रेंड्स, आई वुड से वन मोर थिंग, आपको डेफिनेटली आपके पास एक नोट्स होना चाहिए और वो भी एक पेड नोट्स होना चाहिए. आपको किसी भी फ्री फ्लोटिंग नोट्स की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग नोट्स में अपडेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं नहीं होते हैं, इसके लिए दे आर नोवेयर लायबल. सो आपके पास एक पेड नोट्स होना चाहिए, नॉट नेसेसरली फ्रॉम अस बट फ्रॉम समवेयर यू हैव टू मैनेज अ पेड नोट्स. उसमें आपने पहले नोट्स पढ़ना है, फिर आपने MCQs लगाने हैं. इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्कर होगा और आप एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट.